हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूं प्रशांत पाठक और मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं रोशन साह स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, क्लास 11 टर्म 1 के लिए हम सिलेबस कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसी सीरीज में माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर उत्पादन फलन, इंग्लिश में इस चैप्टर को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं और आपके एग्जाम में कम से कम आपको ये चैप्टर 6 नंबर जरूर देने वाला है। 6 मार्कर एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आना है। तो चलो, छोटा चैप्टर है और मजेदार चैप्टर है और 6 मार्क्स भी देगा, तो फटाफट से कवर करते हैं। देखो बच्चा, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए इस चैप्टर में कि उत्पादन फलन क्या होता है, किसे कहते हैं उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। बच्चों, अगर आपको उत्पादन फलन पढ़ना है, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना है, तो पहले आप अपने दिमाग को ये सेट कर लो कि अब आपको कंज्यूमर बन के नहीं सोचना है, अब आपको उत्पादक, प्रोड्यूसर बन के सोचना है। तो आपको पहले ये जानना चाहिए कि उत्पादक कौन है। आप सबको पता है, वो व्यक्ति या वो संस्था जो कच्चे माल को तैयार माल में बदल देगी, है ना। वो पर्सन या वो कंपनी जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देगा, उसी पर्सन या कंपनी को, व्यक्ति या संस्था को हम उत्पादक कहते हैं। तो अगर उत्पादन फलन पढ़ना है तो आपको उत्पादक बन के सोचना पड़ेगा। अब इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि उत्पादन फलन की परिभाषा क्या है, आप मेरा एक एग्जांपल सुनना। मान लो एक हलवाई है जिसका नाम है मोहनलाल हलवाई, मोहनलाल मिठाई वाले, ठीक है। और मोहनलाल के पास ये ऑर्डर आया कि उसे 1000 किलो गुलाब जामुन तैयार करने हैं। और जब मोहनलाल के पास ये ऑर्डर आया कि 1000 किलो गुलाब जामुन तैयार करने और 2 दिन बाद इसकी सप्लाई करनी है, तो मोहनलाल एक चीज सोचना शुरू करेगा। वो ये सोचेगा कि 1000 किलो गुलाब जामुन बनाने के लिए मुझे कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। सपोज मोहनलाल को लगता है कि 5000 रुपए लगाएगा वो और 20 लेबर लगाएगा, तो वो 2 दिनों में 1000 किलो गुलाब जामुन बना देगा, ठीक है। और बस बात को समझो, ये जो वो सोच रहा है कि मुझे ये लगाना होगा, इसको हम कहते हैं फिजिकल इनपुट, भौतिक आगत, कि वो इतनी पूंजी, इतनी कैपिटल और इतना लेबर लगा के और 2 दिनों में 1000 किलो गुलाब जामुन बना देगा। तो ये जो बन के आएगा, ये है भौतिक उत्पादन, फिजिकल आउटपुट। और इन दोनों के जो इस रिलेशन को हम पढ़ रहे हैं कि कितना लगाने से कितना बनेगा, बस इसी को हम उत्पादन फलन कहते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मेरे ट्यूशन में 5 रूम है, 5 कमरे हैं, ठीक है। और हम 10 टीचर हैं और 5 रूम 10 टीचर मिलकर हम मान लो हर महीने तकरीबन 500 नंबर स्टूडेंट को पढ़ा देते हैं। तो ये है हमारा फिजिकल इनपुट, ये है हमारा फिजिकल आउटपुट, और इन दोनों के ही रिलेशन को हम नाम देते हैं किसका? प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन का। देखो अब परिभाषा, उत्पादन फलन एक वस्तु के उत्पादन, देखा आपने, उत्पादन, प्रोडक्शन, और भौतिक आगत मतलब फिजिकल इनपुट के बीच तकनीकी संबंध से है। तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप, संबंध देखना, ठीक है। तो बस यही क्या है? उत्पादन फलन है। तो अगर आज के बाद कोई कहता है कि क्या है उत्पादन फलन, तो बताओ उसे, भौतिक आगत मतलब जो आप लगाओगे और भौतिक उत्पादन जो बन के आएगा, उन दोनों के तकनीकी संबंध को, टेक्नोलॉजिकल रिलेशन को हम प्रोडक्शन फंक्शन का नाम देते हैं। अब इसके बारे में अगर आपको और आगे जानना है तो आप ये समझो कि जब हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं तो हम 2 पीरियड में पढ़ते हैं बच्चे। उत्पादन फलन को 2 समय अवधि में पढ़ा जाता है, एक अल्प समय अवधि शॉर्ट रन, दूसरा दीर्घ समय अवधि लॉन्ग रन। प्रोडक्शन फंक्शन 2 पीरियड में होता है। हमारा जो सिलेबस है वो पूरा शॉर्ट रन में है, लेकिन बेटा कई बार 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, अल्पकाल और दीर्घकाल में अंतर बताओ। बच्चे समझो, देखो, उत्पादन करने के लिए, अल्पकाल कहता है प्रोडक्शन करने के लिए 2 संसाधन होते हैं, एक फिक्स फैक्टर, स्थिर संसाधन, और एक परिवर्तनशील संसाधन, वेरिएबल फैक्टर। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे ट्यूशन में 5 रूम हैं और 10 टीचर हैं, तो बेटा ये जो 5 रूम है ये फिक्स फैक्टर है, स्थिर संसाधन, और जो 10 टीचर मैं आपको बता रहा हूं ये है परिवर्ती संसाधन। तो अल्पकाल कहता है कि भाई संसाधन, फैक्टर 2 टाइप का होता है, इनपुट 2 टाइप का होता है, एक फिक्स होता है और एक वेरिएबल, स्थिर और परिवर्ती। और अगर आपको अल्पकाल में, छोटे समय में अपने उत्पादन को बढ़ाना है तो
अल्पकाल कहता है कि आपके पास एक ही रास्ता है कि आप परिवर्ती कारक को बदल दो, परिवर्ती कारक में परिवर्तन कर दो, क्योंकि अल्पकाल में, छोटे समय अवधि में स्थिर कारक में परिवर्तन करना संभव नहीं है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि मेरे पास 5 रूम है और 10 टीचर है, और हम 5 रूम 10 टीचर की हेल्प से 500 बच्चे पढ़ा देते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि 550 बच्चे हमारे यहां पे पढ़े अल्पकाल में, शॉर्ट रन में, तो बच्चा हमें रूम को तो फिक्स रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में और जगह बढ़ाना मुश्किल है, नई जगह किराए पे लेना मुश्किल है। लेकिन हाँ, 50 बच्चे और पढ़ाने के लिए सपोज हमने एक टीचर और अपने यहाँ पे एक्स्ट्रा बुला लिया, तो बस यही अल्पकाल है। अल्पकाल के हिसाब से अगर उत्पादन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो सिर्फ आपको क्या बदलना है? परिवर्ती कारक। आओ देखो क्या लिखा है। अल्पकाल से अभिप्राय उस अवधि से होता है, वो टाइम पीरियड है ये, जिसमें उत्पादन केवल परिवर्ती साधन, इंग्लिश परिवर्ती साधन मतलब वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर को बदल के ही बदला जा सकता है। समझ गए? और बच्चे, जो अल्पकाल है, जो शॉर्ट रन है, उसमें उत्पादन फलन को बेटा ऐसे लिखते हैं, देखो, QX मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स, वस्तु एक्स की मात्रा, और इधर F फॉर फंक्शनल रिलेशन, फलनात्मक संबंध या तकनीकी संबंध, ब्रैकेट के, एल और के। बेटा यहां पे के है फिक्स फैक्टर, और के के ऊपर आपको लाइन चला देना है क्योंकि ये स्थिर कारक है, और एल जो है वो लेबर, यहां पे वेरिएबल, परिवर्ती फैक्टर, परिवर्ती कारक, तो वो जो है ऐसे ही रहेगा। तो अगर कोई कहेगा अल्पकाल में उत्पादन फलन कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, QX मतलब वस्तु एक्स की मात्रा बराबर एल, परिवर्ती कारक है ये, वेरिएबल फैक्टर है ये, वेरिएबल फैक्टर, और ये क्या है बेटा? फिक्स फैक्टर, स्थिर कारक, ठीक है। वहीं पे आप दीर्घकाल में आ जाओ। दीर्घकाल मतलब लंबा समय, इतना समय कि आप चाहो तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल दोनों को बदल सकते हो, और दोनों को बदल के उत्पादन बदलना संभव है। देखो क्या लिखा हुआ है, दीर्घकाल से अभिप्राय उस अवधि से होता है जिसमें सभी उत्पादन के साधनों को परिवर्तित करके उत्पादन को बदला जा सकता है। और बेटा दीर्घकाल में उत्पादन फलन को लिखते हैं QX = FL के, मतलब के ऊपर सर लाइन नहीं चला रहे हैं, मतलब एल और के, फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर दोनों को बदला जा सकता है, ठीक है बेटा। ये एल है ना, एल ये लेबर को बता रहे, लेबर, श्रमिक, ठीक है। और जो वेरिएबल फैक्टर हो परिवर्ती कारक, और जो के है बेटा वो फिक्स फैक्टर, स्थिर कारक को बता रहा है, ठीक है। और ये कैपिटल को इंडिकेट करता है, इको में कैपिटल को सी से नहीं के से इंडिकेट कर देते हैं कई बार, ठीक है। तो ये है फिक्स फैक्टर और ये है वेरिएबल, परिवर्ती कारक, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में, दीर्घकाल में दोनों ही बदल सकते हैं, और अल्पकाल में फिक्स वाला फिक्स रहेगा और लॉन्ग वाला वेरिएबल वाला वो बदलता रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्या लिखा है? अल्पकाल में संसाधन स्थिर और परिवर्ती दो तरीकों के होते हैं। शॉर्ट रन में दो टाइप का फैक्टर है, एक है फिक्स और एक क्या है बेटा? वेरिएबल। लेकिन देखो क्या कह रहा है, दीर्घकाल में क्या होगा, लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में सभी साधन परिवर्तनशील है, कुछ भी फिक्स लॉन्ग रन में नहीं है। लॉन्ग रन में आप दोनों को ही क्या कर सकते हो, सभी संसाधनों को, रूम को भी, लेबर को, टीचर को भी, दोनों को बदल सकते हो। फिर बेटा ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इस पॉइंट का अभी आपके कोई मतलब नहीं बनता, ये टर्म 2 में आपको मतलब देगा। एक चैप्टर है मार्केट डिटर्मिनेशन, वहां पे इस पॉइंट का मैं आपको मतलब समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछ ले तो आपको ये दो बातें और एक मैंने आपको ये इक्वेशन बता दी है, ये 3 बातें। ये पहला पॉइंट, इक्वेशन दूसरा पॉइंट, और क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर, संसाधनों का वर्गीकरण तीसरा पॉइंट आपका होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो। फिक्स और वेरिएबल फैक्टर, शॉर्ट रन लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो दो बातें हो गई, एक तो उत्पादन फलन क्या है, भौतिक आगत, भौतिक उत्पादन का फलनात्मक संबंध, और दूसरी बात कि अल्पकाल और दीर्घकाल क्या है, चल गया पता। शॉर्ट रन वो पीरियड है जिसमें अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर, परिवर्ती कारक बदलेंगे, और ये क्या कहता है कि सारे फैक्टर बदल सकते हैं, फिक्स और वेरिएबल सब बदलेंगे, ठीक है। चलो कर लो स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं हम। आगे है आपके पास कि स्थिर कारक और परिवर्ती कारक में क्या क्या अंतर होता है, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया तो
वेरिएबल फैक्टर वो है, परिवर्ती कारक वो है जिसे अल्पकाल में बदला जाएगा, और फिक्स फैक्टर वो है जो अल्पकाल में नहीं बदला जाएगा। देखो क्या लिखा है, परिवर्ती संसाधन से अभिप्राय उन संसाधनों से होता है जिन्हें अल्पकाल में बदला जा सकता है, और ये क्या है, अल्पकाल में बदला नहीं जा सकता है। उसके बाद ये उत्पादन के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, पॉजिटिवली डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अगर आप परिवर्ती कारक बढ़ाओगे अल्पकाल में तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन इसका कोई संबंध नहीं होता क्योंकि ये अल्पकाल में बदलेगा ही नहीं, फिक्स फैक्टर शॉर्ट रन में बदलेगा ही नहीं। एग्जाम्पल बेटा, कच्चा माल, आकस्मिक श्रमिक, जो कभी कभी श्रमिक आते हैं, बिजली, ईंधन, ये सब बेटा परिवर्ती कारक है। वहीं पे भवन, प्लांट, मशीन, ये सब क्या है आपके पास, स्थिर संसाधन है। तो ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चा, आपको मैं एक बात पहले ही बोल चुका हूं, हम जो उत्पादन फलन पढ़ेंगे वो अल्पकाल में पढ़ेंगे, शॉर्ट रन में। मतलब हमारे पढ़ते समय हम ये मानेंगे कि कुछ संसाधन स्थिर है और कुछ संसाधन परिवर्तनशील है। चलो कर लो स्क्रीनशॉट इसका। आगे है बच्चों, कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्ट किसे कहते हैं। अच्छा एक चीज मैं और आपको बता दूं कुल उत्पादन के बारे में, कई बार एग्जामिनर कुल उत्पादन को टीपी को टीपीपी भी लिख देता है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, कुल भौतिक उत्पादन। बहुत सीधी सी बात बोलूंगा मैं आपको, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मेरे ट्यूशन में 5 रूम है और हम 10 टीचर हैं, ठीक है। ये है हमारा कौन सा फैक्टर बेटा, फिक्स फैक्टर, और ये कौन सा फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर, स्थिर कारक, परिवर्तनशील कारक। तो हमारे पास कुल इतने संसाधन है और ये सब लगाने के बाद हम 500 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा देते हैं। तो ये जो 500 बच्चों को हम पढ़ा देते हैं, ये सारे संसाधन लगा के यही हमारा टीपी है, या कुछ लोग इसको टीपीपी भी बोल देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, कुल उत्पादन से अभिप्राय एक दी गई समयावधि में दी गई आगतों के प्रयोग द्वारा एक फर्म द्वारा उत्पादित कुल वस्तु की मात्रा से है। एक फर्म ने टोटल कितना बनाया, सारे संसाधन लगा के ये कुल उत्पादन है। आप स्क्रीनशॉट कर लो, आपको टीपी का मतलब पता होना चाहिए। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जो टीपी होता है बेटा, उसका एक फॉर्मूला होता है सिग्मा एमपी। एमपी के जोड़ को टीपी कहते हैं। एमपी क्या है आगे बात करेंगे। टीपी का बेटा एक और फॉर्मूला भी होता है, टीपी बराबर एपी इंटू लेबर, ठीक है। इन 2 फॉर्मूलों से आप टीपी की गणना कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कर लो आप इसको। उसके बाद बेटा टीपी के बाद अगली बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि व्हाट इज एपी, एवरेज प्रोडक्ट, हिंदी औसत उत्पाद किसे कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, पहले तो आप ये समझो कि कुछ लोग एपी को एपीपी बोल देते हैं। अब जरा समझो होता क्या है। अभी मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास 10 टीचर हैं और 10 टीचर मिलके हम टोटल 500 बच्चों को पढ़ा देते हैं, 500 स्टूडेंट को पढ़ा देते हैं। तो अब मुझे कोई बताए कि एक टीचर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ाता है। तो आप देखो 1 टीचर इक्वल टू आपको 500 को डिवाइड करना होगा 10 से, है ना। तो ये क्या आ गया आपके पास, एक टीचर पढ़ाता है 50 बच्चे। अब बच्चे ये देखो आपने क्या किया, मैं आपको बताता हूं आपने क्या किया। ये 500 था आपका टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पादन, ठीक है। और ये जो 10 था ये था आपका लेबर। और जैसे ही आपने कुल उत्पादन को लेबर से भाग किया तो आपको पता चल गया कि एक परिवर्ती कारक, एक वेरिएबल फैक्टर कितना प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा रहा है। और इसी बात को एपी कहते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है औसत उत्पाद से अभिप्राय परिवर्ती संसाधन की प्रति इकाई उत्पादन से होता है। परिवर्ती संसाधन, वेरिएबल फैक्टर, और प्रति इकाई उत्पादन। देखो अभी मेरे एग्जांपल में 10 टीचर है तो 10 परिवर्ती कारक है, और प्रति इकाई की एक ने कितना बनाया, तो मैंने आपको दिखाया कि 10 ने मिलकर 500 बच्चों को पढ़ाया था, तो एक ने कितना पढ़ाया होगा 50। तो यही आपका एपी है, और एपी का फॉर्मूला टीपी अपॉन में लेबर। और बेटा देखो एपी को लेबर से, श्रमिकों से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टीपी भी मिल सकता है। स्क्रीनशॉट कर लो, इंपॉर्टेंट बात है ये भी आपके लिए, कर लो बच्चा स्क्रीनशॉट जल्दी से। इसके बाद है आपके पास व्हाट इज एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, सीमांत उत्पाद क्या है। बहुत 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 आसान सी बात। एक बात बताओ, आप कहां हो, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में,
ऑब्वियसली बात है, शॉर्ट टर्म अल्पकाल में हो आप, और अल्पकाल में उत्पादन को बदलने का एक ही संसाधन है परिवर्ती कारक, क्योंकि स्थिर कारक तो फिक्स रहेगा। तो जब बेटा आप एक अतिरिक्त परिवर्ती कारक लगाओगे तो आपके कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आएगा वही सीमांत उत्पाद है। मैं उदाहरण देता हूं आपको, जब मैंने ट्यूशन का एग्जाम्पल ले रखा है तो मैं वही आपको समझा रहा हूं, ध्यान देना। 5 रूम 10 टीचर मिलके 500 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 5 रूम 11 टीचर मिलके 550 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब ध्यान दो, जब हमने एक यूनिट, एक इकाई बढ़ा दी किसकी, परिवर्ती कारक की, तो हमारे कुल उत्पाद में, टोटल प्रोडक्शन में कितने का चेंज आया, 50 का। यही है सीमांत उत्पाद। अगर मैं फॉर्मूले से इसकी बात करूं तो देखो बेटा, एमपी निकालने के लिए, ये एमपी ऊपर लिखा हुआ है, एमपी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, टीपीएन में से, टीपीएन मतलब जिस भी नंबर पे हो आप, 11वें नंबर पे हो ना, तो टीपी 11वें लेबर का माइनस कर दो टीपी n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब एक पिछला, 11 माइनस 1 मतलब 10वां। तो 11वें नंबर पे जो लेबर था उसका टोटल प्रोडक्शन कितना था, 550, और 10वें पे कितना था, 500। तो आपका एमपी कितना आ गया बेटा, एमपी आ गया आपका 50। ठीक है, तो सीमांत उत्पाद क्या है पता लगा। परिभाषा देखो, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन में लगने पर अगर एक एक्स्ट्रा परिवर्ती कारक आप लगा देते हो, यहां से देखो, सीमांत उत्पाद से अभिप्राय परिवर्ती साधन की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन में लगाने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि से है। जब आप एक एक्स्ट्रा परिवर्ती कारक लगाओगे तो कुल उत्पाद में जो परिवर्तन आएगा वही सीमांत उत्पाद है। फॉर्मूला एमपी बराबर टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। इसको बेटा ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, इसका एक और फॉर्मूला होता है, मैं वो भी आपके लिख देता हूं, आप देख लो इसको भी। एमपी बराबर डेल्टा टीपी, डेल्टा मतलब आपको बात हुई हमारी, डेल्टा मतलब परिवर्तन, चेंज, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा लेबर। आप इस फॉर्मूले की मदद से भी एमपी निकाल सकते हो। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, मान लो 10 टीचर पढ़ा रहे हैं 500 बच्चों को, और 12 टीचर आने के बाद हम पढ़ा रहे हैं 570 बच्चों को, तो अब आपको क्या करना होगा, यहां पे कितने का चेंज है, यहां पे है 2 का चेंज, और यहां पे कितने का चेंज है, यहां पे है चेंज आपका 70। तो अब अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो 70 अपॉन में 2, तो आपका एमपी कितना आएगा बेटा, 35। तो देख लो, एमपी के 2 फॉर्मूले हैं, और एमपी की डेफिनेशन में आपको बोल चुका कि एक एक्स्ट्रा लेबर लगाएंगे तो कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आएगा उसी परिवर्तन को हम सीमांत उत्पाद कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट कर लो, आगे चलते हैं हम इससे। कर लो बच्चा स्क्रीनशॉट, एमपी से रिलेटेड सारी बातें। अब आगे देखो क्या है आपके लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आगे आपके लिए, परिवर्ती अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बच्चा यही जो नियम है ना, यही है पेपर का वो 6 मार्कर क्वेश्चन, परिवर्ती अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कुछ लोग इसको एक कारक का प्रतिफल भी बोलते हैं, एक कारक का प्रतिफल। आप बात को समझने की कोशिश करो। देखो, ये नियम कुछ नहीं है, बहुत आसान नियम है। पहली बात, ये नियम अल्पकाल का है, शॉर्ट रन का है। अब मुझे बताओ, शॉर्ट रन में, अल्पकाल में संसाधन कितने हैं, 2 है ना, स्थिर और परिवर्ती। तो स्थिर तो बदलेगा नहीं, सिर्फ कौन बदलेगा, परिवर्ती साधन। तो जब आप अल्पकाल में, शॉर्ट रन में स्थिर साधन को स्थिर रहने दोगे और लगातार परिवर्ती साधनों को बढ़ाओगे, तो हमारा जो सीमांत उत्पाद है, जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो एक बिहेवियर करेगा, वो एक व्यवहार करेगा। क्या व्यवहार करेगा, शुरू में जब आप स्थिर कारक को स्थिर रख रहे हो और परिवर्ती कारक को बढ़ा रहे हो, तो शुरू में आपका सीमांत उत्पाद आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद आपका सीमांत उत्पाद आपको घटता हुआ दिखाई देगा, और अंत में, आखिरी में, अभी भी आप स्थिर के साथ परिवर्ती को बढ़ा रहे हो, अब अंत में, आखिरी में आपका सीमांत उत्पाद कहां चला जाएगा, ऋणात्मक चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। और सीमांत उत्पाद के इसी बिहेवियर को, इसी व्यवहार को हम परिवर्ती अनुपात का नियम बोलते हैं। बात खत्म। सुना आपने,
हम हैं अल्पकाल में, शॉर्ट रन में। फिक्स फैक्टर स्थिर कारक स्थिर रहेगा। उत्पादन बढ़ाना है तो सिर्फ किसको बदलना है? परिवर्ती कारक को। तो जब हम परिवर्ती को बढ़ाएंगे, बदलेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो शुरू में सीमांत उत्पाद हमें बढ़ता हुआ दिखेगा, फिर हमें सीमांत उत्पाद घटता हुआ दिखेगा, और आखिरी में हमें सीमांत उत्पाद ऋणात्मक जाता हुआ दिखेगा। और इसी बात को हम परिवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं। आओ बेटा, मैं आपको ये बात पहले तालिका से समझाता हूं। आप पहले मेरे साथ तालिका पे चलो, टेबल पे चलो, तब आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा खुलेगा इस टॉपिक को लेके। इस टेबल को आप ध्यान से देखो बेटा, क्या हो रहा है इस टेबल में, अच्छे से देखना। देखो बेटा, यहां पे स्थिर कारक स्थिर है, फिक्स फैक्टर फिक्स है, क्योंकि हम शॉर्ट रन में, अल्पकाल में हैं। अब स्थिर कारक के साथ हमने परिवर्ती कारक को बढ़ाया, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया, तो आप अपने सीमांत उत्पाद को देखो। पहले सीमांत उत्पाद क्या कर गया? बढ़ गया, 10 से 20 हो गया। हम अभी भी नहीं माने, हमने अभी भी स्थिर कारक के साथ परिवर्ती कारक को बढ़ाया, अभी भी हम स्थिर के साथ परिवर्ती को बढ़ा रहे हैं। अब हमारा सीमांत उत्पाद बढ़ नहीं रहा, उसने क्या करना शुरू कर दिया बच्चा? घटना शुरू कर दिया। और अंततः आखिरी में हम अगर अभी भी नहीं माने, अभी भी हम क्या कर रहे हैं? लगातार स्थिर के साथ परिवर्ती को बढ़ा रहे हैं, तो अब हमारा सीमांत उत्पाद कहां चला गया बेटा? ऋणात्मक हो गया। और बस इसी सीमांत उत्पाद के इस व्यवहार को, कि पहले सीमांत उत्पाद क्या कर रहा था? शुरू में जब हम फिक्स के साथ वेरिएबल लगा रहे थे, स्थिर के साथ परिवर्ती, तो सीमांत उत्पाद बढ़ रहा था। फिर सीमांत उत्पाद क्या करने लगा? घटने लगा। और अंततः सीमांत उत्पाद कहां चला गया? नेगेटिव में चला गया। और इसी सीमांत उत्पाद के इस व्यवहार को हम परिवर्ती अनुपात का नियम बोलते हैं। कुछ लोग इसी बात को एमपी से ना बोल के टीपी से बोलते हैं। जैसा कि अभी मैंने पीछे बोला था कि टीपी क्या है? टीपी एमपी का जोड़ है। तो अगर आप टीपी निकालते हो तो एमपी से निकालो। देखो, पहली बार 10, फिर 10 जमा 20 30, फिर 30 जमा 15 45, फिर 45 जमा 7 52, फिर 52 प्लस 2 52, 52 माइनस 4 48, है ना। अब ध्यान देना, जब तक हमारा टीपी, जब तक हमारा एमपी बढ़ता है, शुरू में एमपी क्या कर रहा था? एमपी बढ़ रहा था ना शुरू में, तब तक टीपी भी बढ़ता है। और कौन सी गति से बढ़ता है? आप ध्यान दो, बढ़ती हुई गति से। ये 20 से बढ़ा। उसके बाद देखो, जब एमपी घट रहा है तो टीपी अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की गति धीमी हो गई है। बढ़ तो रहा है, लेकिन देखो पहले 20 से बढ़ा था ना, अब यहां पे देखो कितने से बढ़ा? 15 से, फिर देखो कितने से बढ़ा? 7 से, फिर 0 से। तो बढ़ अभी भी रहा है, लेकिन घटती हुई गति से। और जब एमपी नेगेटिव चला जाता है, तब हमारा टीपी गिरना शुरू कर देता है। तो टीपी और एमपी के इसी व्यवहार को हमने नाम दिया परिवर्ती अनुपात का नियम। कोई मुझसे पूछ के देखे कि क्या है परिवर्ती अनुपात का नियम, या क्या है एक कारक का प्रतिफल, तो मैं उसे क्या समझाऊंगा? स्थिर कारक को स्थिर रहने दे, साथ में परिवर्ती कारक को बढ़ा, तो तू देखियो शुरू में तेरा सीमांत उत्पाद बढ़ेगा। और जब सीमांत उत्पाद एमपी बढ़ रहा होगा, तो उस समय टीपी बढ़ती हुई गति से बढ़ रहा होगा। फिर तू देखियो तेरा एमपी घटेगा, और जब एमपी घट रहा होगा, टीपी अभी भी बढ़ रहा होगा, लेकिन धीमी गति से बढ़ रहा होगा। और अंत में जब एमपी ऋणात्मक चला जाएगा, तो अब टीपी गिरना शुरू कर देगा। और इसी बात को हम परिवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं। आपने तालिका देख ली, मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं। पहले इसकी परिभाषा देखने चलते हैं। चलो, पहले इसकी परिभाषा देखो क्या लिखा हुआ है। मान्यता देखो कि ये नियम कब कब लगेगा। देखो क्या लिखा है, लिखा है परिवर्ती अनुपात का नियम बताता है कि जब हम अन्य आगतों को स्थिर रखते हुए केवल एक आगत की मात्रा को बढ़ाते हैं, स्थिर कारक स्थिर है, सिर्फ परिवर्ती बढ़ा रहे हैं, तो कुल उत्पाद प्रारंभ में बढ़ती हुई दर से बढ़ता है ना। क्यों बढ़ता है ये बढ़ती हुई दर से? क्योंकि अभी एमपी बढ़ रहा है। फिर घटती हुई दर से बढ़ता है। घटती हुई दर से क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अब एमपी घट रहा है, एमपी का जोड़ ही तो टीपी है। और उसके बाद अंत में गिरना प्रारंभ कर देता है, मतलब कि ऋणात्मक दर से बढ़ता है। गिरने का मतलब है ऋणात्मक, नेगेटिव स्पीड से बढ़ना। और क्यों ये नेगेटिव स्पीड से क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अब हमारा एमपी कहां जा चुका है? नेगेटिव में जा चुका है। तो ये परिभाषा है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखो इसकी कुछ मान्यताएं, इस नियम की कुछ मान्यताएं देखो। परिवर्ती अनुपात के नियम की कुछ मान्यताएं देखो बच्चों। पहली बात, परिवर्ती अनुपात का नियम अल्पकाल में लागू होता है,
शॉर्ट रन का नियम है। दूसरी बात, यह नियम भूमि सहित सभी स्थिर संसाधनों पर जितने फिक्स फैक्टर है सब पे लगता है। तीसरी बात, परिवर्ती अनुपात के नियम के तहत परिवर्ती संसाधन विभिन्न इकाइयों का संयोजन स्थिर संसाधनों के साथ किया जाता है। इस नियम में हम क्या कर रहे होते हैं, स्थिर कारक के साथ लगातार परिवर्ती कारक को बढ़ा रहे होते हैं। यह नियम केवल उत्पादन के क्षेत्र में, प्रोडक्शन की फील्ड में लगता है, ठीक है। परिवर्ती संसाधनों में परिवर्तन के कारण उत्पादन में परिवर्तन का प्रभाव आसानी से निश्चित किया जा सकता है। यह नियम यह मान लिया जाता है कि एक निश्चित सीमा के बाद उत्पादन के संसाधन एक दूसरे के अपूर्ण प्रतिस्थापन होंगे, मतलब कि एक दूसरे लेबर और लैंड एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। स्थिर कारक और परिवर्ती कारक एक दूसरे के प्रतिस्थापन नहीं होंगे। जब स्थिर कारक को बढ़ाने की बात आएगी तो आपको स्थिर कारक ही बढ़ाना पड़ेगा। यह नियम को लागू होने के दौरान हम तकनीक को, टेक्नोलॉजी को, अपने बनाने के तरीके को स्थिर मान के चलते हैं। और यह नियम क्या कहता है कि जितनी भी परिवर्ती कारक है सबकी कुशलता समान होगी। 8 मान्यताएं हैं, आप 8 याद मत करो, एक ये याद करो कि सभी संसाधन की कुशलता समान होगी। हम मान के चलेंगे कि तकनीक स्थिर होगा, ये याद रखो आप। एक ये याद रखो कि स्थिर कारक का प्रतिस्थापन नहीं है अपरिवर्ती कारक। उसके अलावा आप ये याद रखो कि ये नियम कब लगता है, अल्पकाल में। बस ये 4 मान्यताएं आप याद रख लो, बहुत है आपके लिए, ठीक है। टोटल वैसे 8 मान्यताएं हैं। चलो करो इसका स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। टेबल आपको मैंने पहले ही दिखा दिया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। क्या कह रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का टेबल, कि स्थिर कारक स्थिर है, परिवर्ती बढ़ा रहे हो तो शुरू में एमपी बढ़ा, एमपी बढ़ा, जिस टाइम एमपी बढ़ा उस टाइम क्या हुआ, टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ा। फिर एमपी घटा तो टीपी घटती हुई दर से बढ़ा। फिर एमपी नेगेटिव गया तो टीपी ने गिरना शुरू कर दिया। और याद रखो परिवर्ती अनुपात के नियम के 3 चरण हैं। ये पहला चरण है जिसमें क्या हो रहा है, एमपी बढ़ रहा है, ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है। ये दूसरा चरण है, एमपी घट रहा है, ये घटती दर से बढ़ रहा है। ये तीसरा चरण है, एमपी नेगेटिव और टीपी ने गिरना शुरू कर दिया। अब आओ इसी बात को हम आपको दिखाते हैं डायग्राम की मदद से, ठीक है, ग्राफ की मदद से। बच्चे एक क्वेश्चन यहां पे आप और देख लेना, रुको पहले ग्राफ देख लो आप। ये देखो बेटा ग्राफ, आप ध्यान सिर्फ एमपी पे दो, टीपी तो खुद ही बनेगा। परिवर्ती अनुपात का नियम एमपी पे लगता है। एमपी पहले शुरू में क्या करेगा, एमपी शुरू में बढ़ेगा। जब एमपी बढ़ेगा इस नियम के अनुसार तो उस समय पर टीपी क्या कर रहा होगा, टीपी बढ़ती हुई स्पीड से, बढ़ती हुई गति से बढ़ रहा होगा। और इसी को हम पहला चरण बोलते हैं, इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बढ़ते हुए कारक का प्रतिफल, क्योंकि एमपी बढ़ रहा है और वो बढ़ती हुई स्पीड से बढ़ रहा है। आगे बढ़ो, फिर क्या होगा, अभी भी आप नहीं माने, अभी भी आप फिक्स के साथ वेरिएबल लगा रहे हो, तो अब आपका एमपी क्या कर रहा है, घट रहा है। एमपी घट रहा है, ये अभी भी बढ़ रहा है क्योंकि एमपी का जोड़ है ये, लेकिन अब कौन सी गति से बढ़ रहा है, ये डिमिनिशिंग, घटती हुई स्पीड से। तो इसका नाम आपने क्या दिया, घटते हुए कारक का प्रतिफल, मतलब कि सेकंड फेज है डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और अब आखिरी में एमपी कहां चला गया, नेगेटिव। और जब नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर जब इसमें जोड़ोगे तो टीपी गिरना शुरू कर देगा और इसको आप नाम दोगे ऋणात्मक कारक का प्रतिफल, मतलब कि नेगेटिव लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो 3 चरण होते हैं इसके, याद रखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बेटा बहुत पॉपुलर एक क्वेश्चन है कि एक उत्पादक को कौन से चरण में रहने का मन करता है, कौन सा चरण, कौन सा स्टेज, 3 है ना बेटा। ये है आपका इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, नेगेटिव लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एक उत्पादक होने के नाते आप कौन से चरण में रहना पसंद करते हो, तो याद रखना एक उत्पादक हमेशा दूसरे चरण में रहना पसंद करता है। क्यों, क्योंकि देखो तीसरे में तो एमपी नेगेटिव चला गया, कोई नहीं जाना चाहेगा। और पहला चरण बेटा जो है उसमें एमपी बढ़ रहा होता है, तो वो तो सबके साथ होना है। जब आप कोई व्यापार प्रारंभ करोगे तो शुरू में तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ही, क्योंकि 0 से तो 1 होगा ही ना प्रोडक्शन। तो शुरुआत में सबका एमपी बढ़ना होता है और तीसरे स्टेज में एमपी नेगेटिव चला गया, तो एक उत्पादक होने के नाते आप कहां रहना चाहोगे, दूसरे स्टेज में। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ये था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, परिवर्ती अनुपात के नियम का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इसे बनाने में कोई समस्या नहीं है। देखो मैं सबसे पहले एमपी बनाता हूं, एमपी ये बढ़ा, बस यही परिभाषा भी है। फिर एमपी घटा और फिर एमपी चला गया नेगेटिव, और इसी बिहाफ पे मैं टीपी बना देता हूं। जब तक एमपी बढ़ रहा था टीपी क्या कर रहा था, बढ़ती हुई स्पीड से बढ़ रहा था। फिर उसके बाद
उसके बाद जब एमपी घटने लगा तो टीपी अब घटती हुई स्पीड से बढ़ रहा था, और जब एमपी नेगेटिव गया तो टीपी ने गिरना शुरू कर दिया। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ठीक है। और एक उत्पादक कहां रहना चाहेगा, तो याद रखिए दूसरे चरण में उत्पादक हमेशा रहने की कोशिश करता है, ठीक है। ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, देखना आगे है ये चरण का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि क्या लिखा हुआ है इसमें। आ जाओ बच्चा इधर। परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण, पहले तो मुझे बताओ परिवर्ती अनुपात के नियम में कितने चरण थे? 3 चरण थे ना। पहला चरण क्या था? पहला चरण क्या था आपके पास? इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बढ़ते हुए परिवर्ती अनुपात का नियम, है ना। तो पहले हम वही बता रहे हैं कि बढ़ते हुए प्रतिफल के कारक के पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है कि जब शुरू में आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल बढ़ाते हो तो आपका एमपी बढ़ता है। देखो बेटा, इसके पीछे टोटल 3 कारण है। स्थिर साधन का बेहतरीन प्रयोग, शुरुआत में जब हम फिक्स के साथ वेरिएबल लगाते हैं तो हमारा जो स्थिर संसाधन है उसका हम अच्छा उपयोग कर रहे होते हैं। दूसरा क्या है? परिवर्ती संसाधनों की कुशलता में वृद्धि। देखो होता क्या है, जब शुरू में आप फिक्स के साथ परिवर्ती लगाते हो तो परिवर्ती संसाधनों में काम बढ़ जाता है, और काम बढ़ने की वजह से परिवर्ती संसाधन की कुशलता, काम करने की एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। और अगला, स्थिर संसाधनों की अविभाज्यता, मतलब कि फिक्स फैक्टर जो है उसकी एक लिमिटेशन होती है, और आप जब तक उस लिमिटेशन तक, जब तक आप उस सीमा तक नहीं पहुंचोगे तब तक क्या होगा, तब तक स्थिर संसाधन का बेहतरीन उपयोग होता रहेगा। तो आप तीसरा पॉइंट याद रखो या ना रखो कोई बात नहीं, कम से कम ये 2 पॉइंट जरूर याद रखोगे आप। पूछा जाएगा आपसे कि बताओ बढ़ते हुए कारक के प्रतिफल का कारण क्या है, इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के पीछे क्या कारण है। तो 2 कारण बता दो, एक हम स्थिर संसाधनों का बढ़िया प्रयोग कर रहे होते हैं शुरू में, और दूसरा जो परिवर्ती संसाधन उसकी कुशलता बढ़ रही होती है। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये 2 कारण है बढ़ते हुए कारक के प्रतिफल के, मतलब जो पहला फेज था इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसके पीछे ये 2 कारण है, आप स्क्रीनशॉट कर लो। उसके बाद आगे है आपके पास घटते हुए प्रतिफल के कारण, रीजन फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, मतलब डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के पीछे क्या कारण है। तो पहला, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, मतलब एक लेवल तक आपने बेहतरीन प्रयोग कर लिया, और अब अगर आप उससे भी ज्यादा अच्छा प्रयोग करना चाहते हो तो वो तो संभव नहीं है ना, है ना। एक लेवल तक आपका एमपी बढ़ता हुआ दिखा, लेकिन अब एक सीमा के बाद अब आपका एमपी क्या करना शुरू कर चुका है, एक सीमा के बाद अब आपका एमपी गिरना शुरू कर चुका है। देखो क्या लिखा हुआ है, संसाधनों के विभिन्न संयोग के बीच ऐसा अनुकूलतम संयोग होता है जिस पर कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है। स्थिर संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने के बाद परिवर्ती संसाधनों का सीमांत उत्पाद गिरने लगता है। उदाहरण के लिए यदि एक मशीन स्थिर संसाधन का 4 श्रमिकों को नियोजित किया जाने पर अनुकूलतम उपयोग होता है, तब एक अतिरिक्त श्रमिक को लगाने से टीपी में बहुत कम मात्रा में बढ़ोतरी होती है, मतलब एमपी गिरने लगता है। बात को बहुत साफ समझे, एक स्थिर कारक की एक सीमा है, उस सीमा के बाद आप जाएंगे तो अब संसाधनों का आप अनुकूलतम प्रयोग नहीं कर पा रहे, आप कर चुके हैं, अब आपका एमपी बढ़ेगा नहीं, उल्टा घटेगा। तो एक तो ये कारण है घटते हुए प्रतिफल के नियम के। उसके बाद एक ये भी है अपूर्ण स्थानापन्न, जैसा कि मैंने बोला था कि फिक्स फैक्टर जो है जब उसको बढ़ाने की जरूरत होगी, एक सीमा ऐसी आएगी ना जब मुझे ट्यूशन में 5 कमरों से ज्यादा कमरों की जरूरत होगी, और अभी भी अगर मैं अध्यापक बढ़ाऊंगा, टीचर बढ़ाऊंगा तो मेरा उत्पादन बढ़ेगा थोड़ा ना, उल्टा एमपी घटना शुरू हो जाएगा। तो ये कह रहा है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, अपूर्ण प्रतिस्थापन, जब आवश्यकता स्थिर कारक की होगी तो आपको स्थिर कारक ही बढ़ाना पड़ेगा, अब परिवर्ती कारक से काम नहीं चलेगा। तो इसके भी ये 2 पॉइंट आप याद रखें, नेगेटिव वाले के, सॉरी और डिमिनिशिंग वाले के। अब नेगेटिव वाले पे हम जा रहे हैं। नेगेटिव वाले में देखो क्या क्या है, साधन के ऋणात्मक प्रतिफल के पीछे क्या क्या कारण है। सबसे पहला, नेगेटिव क्यों जाता है, पहला कारण स्थिर साधन की सीमा,
ये बार ये पॉइंट रिपीट हो गया आपका, वहां पे भी था, यहां भी है। स्थिर साधन की सीमा, मैंने बताया ना कि फिक्स फैक्टर की एक लिमिट होती है, और लिमिट के बाद अगर आप फिक्स फैक्टर को यूज करने की कोशिश करोगे तो अब तो उत्पादन बढ़ेगा नहीं, उल्टा कहां चला जाएगा, ऋणात्मक। और दूसरा, परिवर्ती संसाधनों के बीच समन्वय खराब हो गया। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। मान लो एक मशीन पर 4 लेबर की जरूरत है और आपने 4 से 5 लेबर लगा दिया, तो क्या हुआ, मशीन के साथ समन्वय खराब हो गया, उत्पादन एमपी बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है। और एक आखिरी पॉइंट और है, तीसरा पॉइंट आपके पास है ना, परिवर्ती संसाधनों की कुशलता में कमी। अब शुरू में तो आप परिवर्ती संसाधनों की कुशलता बढ़ा रहे थे, लेकिन अब अगर और लेबर बढ़ाते जाओगे तो परिवर्ती संसाधन की कुशलता खराब होती जाएगी। कुशलता मतलब काम करने की जो क्षमता है वो खराब होती जाएगी। तो ये 3 कारण ऋणात्मक के हैं। 3 नहीं, मैं कहूंगा तीनों के 2-2 कम से कम याद रखो। ठीक है। बढ़ते हुए परिवर्ती अनुपात के नियम के पीछे क्या कारण है, ऋणात्मक के पीछे क्या कारण है, और घटते हुए परिवर्ती अनुपात के नियम के पीछे क्या कारण है। चलो, अब है आपके पास अगला क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया है। टीपी एमपी के बीच संबंध के लिए जा रहे हैं। ये ग्राफ आप देखो, ये ग्राफ आप मत देखो, इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में टीपी एमपी एक साथ बनाया हुआ है। आप ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन हमने इसको ऐसे नहीं समझा, हमने इसको अलग अलग करके समझा कि भाई टीपी अलग एमपी अलग। मैं ग्राफ बना देता हूं, ये देखो, हमने इसे ऐसे समझा कि एमपी पहले क्या करेगा, बढ़ेगा, फिर एमपी घटेगा, फिर ऋणात्मक हो जाएगा। और टीपी क्या कर रहा होगा बेटा सेम समय पे, देखो, जब एमपी बढ़ रहा है तो टीपी बढ़ती हुई स्पीड से बढ़ेगा, जब एमपी घट रहा है टीपी घटती हुई स्पीड से बढ़ेगा, और अंत में टीपी कहां चला जाएगा, नेगेटिव। सॉरी, टीपी नेगेटिव नहीं, एमपी जब नेगेटिव जाएगा तो टीपी गिरना शुरू कर देगा। तो इन्होंने क्या किया, एक साथ बना रखा है। मैंने आपको पीछे भी दिखाया था अलग अलग, ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, और ये तीसरा चरण है। और कई बार एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि भाई आप ना एक काम करो, टीपी और एमपी के बीच संबंध बता दो। आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मत बताओ, दोनों में संबंध बता दो। पता तो है आपको, जब तक एमपी क्या कर रहे हैं, बढ़ रहा है, तब तक टीपी क्या कर रहा है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है। देखो लिखा हुआ है, जब तक टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है एमपी भी बढ़ता है, पहला। दूसरा, जब एमपी क्या कर रहा है, जब एमपी घट रहा है तो अब टीपी क्या कर रहा है, वो अभी भी बढ़ रहा है। कौन सी स्पीड से, घटती हुई से। जब टीपी घटती दर से बढ़ता है तब एमपी घटता है ना। उसके बाद अगली बात देखो, जब एमपी 0 पे होता है तो टीपी कहां होता है, अपने उच्चतम बिंदु पे। तो वही लिखा हुआ है कि जब टीपी अपने अधिकतम बिंदु पर होता है तब एमपी कहां होता है, एमपी तब 0 पर होता है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, जब टीपी घटना प्रारंभ करता है ना, मतलब जब एमपी कहां चला जाता है, नेगेटिव, तो टीपी क्या करना शुरू कर देता है, घटना प्रारंभ कर देता है। ठीक है ना, ये लास्ट में लिखा है कि जब टीपी घटना प्रारंभ करता है तो एमपी ऋणात्मक हो जाता है। तो ये 4 संबंध आपको इन दोनों में याद रखने। ठीक है, मैं आपको एक बार क्लियर तरीके से ग्राफ बना के दिखा देता हूं दोबारा से। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा स्पेस है तो देखो, यहाँ पे हम आपको ग्राफ दिखा देते हैं भाई। ये टीपी के लिए, ये एमपी के लिए, है ना। ये लेबर है, ये एमपी है, ये लेबर, ये टीपी। मैं हमेशा अलग अलग ही बनाता हूं। ठीक है, ये रहा आपका एमपी, और टीपी का क्या होगा, ये देखो, यहां तक टीपी तेजी से बढ़ा, अब टीपी धीमे धीमे बढ़ा, और यहां से टीपी गिरेगा। ठीक है बेटा, तो ये पहला रिलेशन कि जब ये एमपी बढ़ता है टीपी बढ़ती हुई स्पीड से बढ़ता है। दूसरा रिलेशन, जब एमपी घटता है लेकिन धनात्मक है, ये अभी भी बढ़ रहा है, धीमी स्पीड से बढ़ रहा है। जब ये 0 पे है बेटा तो ये अपने उच्चतम बिंदु पे है ना, टॉप पॉइंट पे है। और जैसे ही एमपी नेगेटिव जाता है टीपी गिरना शुरू कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है टीपी एमपी का संबंध, और यही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी था, है ना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी तो यही बात हुई हमारी। चलो, अब है आपके पास आखिरी क्वेश्चन ये कि एपी एमपी में क्या संबंध है। देखो बेटा, ये है एपी एमपी के संबंध का ग्राफ, आप अच्छे से देख लो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि एमपी दुश्मन है किसका, एपी का। बस मुझे संबंध याद हो जाता है। ये देखो बेटा, पहले आप क्या करो, पहले आप एपी बना लो। एपी का बिहेवियर याद रखना, वो कभी नेगेटिव नहीं जाता, वो धीमे धीमे बढ़ता है फिर धीमे धीमे गिरता है। ये रहा आपका एपी। अब आप क्या करो, एपी का उच्चतम बिंदु टॉप पॉइंट पकड़ लो, और अब एमपी आएगा। एमपी उसका दुश्मन है। देखो, जब तक एपी बढ़ रहा है तब तक एमपी बढ़ता हुआ आएगा, इसको ऐसे काट देगा, है ना। देखो, जब तक, आप पहला पॉइंट याद रखो, जब तक एपी बढ़ेगा
तब तक एमपी क्या है, ग्रेटर देन है एपी से। जब तक एपी ने बोला मैं बढ़ूंगा, तब तक एमपी ने बोला मैं तेरा दुश्मन हूं, मैं हमेशा तुझसे ऊपर रहूंगा। जब एपी अपने टॉप पॉइंट पे आएगा, उच्चतम बिंदु पे, तो एमपी कहेगा मैं तुझे इंटरसेक्ट कर दूंगा, मैं तुझे काट दूंगा। आप देखो, जैसे ही एपी अपने उच्चतम बिंदु पे आया, एमपी ने आके उसे काट दिया। और जैसे ही एपी कहेगा मैं गिरने जा रहा हूं, मैं गिर रहा हूं, एमपी कहेगा देख मैं तुझसे ज्यादा गिरा हुआ हूं, मैं तुझसे छोटा हो जाऊंगा, मैं इतना गिरूंगा कि मैं नेगेटिव भी चला जाऊंगा। बस मुझे यही याद है। अगर मुझसे कोई कहता है एपी एमपी में क्या संबंध है, तो मैं कहता हूं एमपी दुश्मन है एपी का, एपी को वो देख नहीं सकता। एपी कह रहा था मैं बढ़ रहा हूं, एपी कह रहा था मैं बढ़ रहा हूं, एमपी कह रहा है जब तक तू बढ़ेगा तब तक मैं एमपी ग्रेटर देन रहूंगा तुझसे। एपी कह रहा है देख मैं अपने टॉप पॉइंट पे हूं, एमपी कह रहा है देख मैं तेरे बराबर आ गया, मैं तेरे को इंटरसेक्ट करूंगा, काटूंगा। फिर एमपी कह रहा है, फिर एपी कह रहा है देख मैं गिर रहा हूं, एमपी कह रहा है तू मुझसे ज्यादा नहीं गिर सकता, मैं जब तक तू गिरेगा, एपी को कह रहा है कि एपी तू जब तक गिरेगा तब तक मैं तुझसे छोटा भी रहूंगा। और लास्ट बात बेटा, एमपी नेगेटिव जाता है, एमपी नेगेटिव जाता है, लेकिन एपी कभी भी बच्चे नेगेटिव नहीं जाता। क्यों नहीं जाता एपी नेगेटिव? 1 मार्कर क्वेश्चन, एपी नेगेटिव क्यों नहीं जाता बेटा? एपी का फॉर्मूला क्या था? टीपी अपॉन में लेबर। क्या टीपी कभी नेगेटिव जाएगा? नहीं जाएगा टीपी नेगेटिव। तो क्या कभी एपी नेगेटिव आएगा? नहीं आएगा। एमपी क्यों नेगेटिव जा रहा है? क्योंकि एमपी चेंज है, जिस दिन टीपी गिरा उस दिन टीपी का चेंज नेगेटिव में चला जाएगा। आप इसे पढ़िए, देखिए क्या है। जब तक एमपी एपी से अधिक होता है, जब तक कौन? जब तक एमपी बड़ा होता है एपी से, ठीक है, तब तक एपी लगातार बढ़ने की कोशिश करता है, मतलब बढ़ता है। जब एमपी एपी बराबर होते, जब एमपी बराबर होता है किसके? एपी के। इस पॉइंट पे देखो, वहीं पर एपी अपने टॉप पॉइंट पर, उच्चतम बिंदु पर है। आखिरी बात, जैसे ही एमपी छोटा होता है एपी से, एपी गिरना शुरू कर देता है। और लास्ट पॉइंट कि एमपी नेगेटिव जाता है लेकिन एपी कभी नेगेटिव नहीं जाता है। तो बच्चा ये एपी एमपी का संबंध है, ये ग्राफ है, मैंने आपको बनाना भी सिखा दिया कैसे बनेगा। एमपी का ग्राफ आपको पहले बताया, परिवर्ती अनुपात के नियम के अनुसार पहले एमपी बढ़ेगा फिर एमपी घटेगा। देख रहे हो ना आप, नियम के अनुसार पहले एमपी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, घट के नेगेटिव चला गया। ठीक है यहां तक सबको? तो स्क्रीनशॉट कर लो। ये बच्चा आपका चैप्टर था प्रोडक्शन फंक्शन, और उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये चैप्टर समझ में आया। अगर फिर भी किसी को कहीं से भी कोई भी समस्या रह गई तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बता देना, मैं दोबारा 100 टॉपिक समझा दूंगा। और बहुत जल्दी ही आपकी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो भी आने वाली है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहो। और बच्चों खूब शेयर करो इस वीडियो को, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय श्री राम।